अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स अपडेट्स और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो दौर चल रहा है इस वक्त क्रिकेट का। 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान इस वक्त आई हुई है और टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। आज दूसरा दिन भी इख्तिताम पजीर हो गया है। दूसरे दिन पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग की है और टीम को बचा लिया है। लेकिन अगर मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो आज थोड़ा सा तेज चलना चाहिए था, तेज खेलना चाहिए था। मैं अपने लड़कों के हवाले से बिल्कुल भी क्रिटिसाइज करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि मैच काफ़ी हद तक जो है वो बच चुका है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर राशिद हुसैन साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट के हवाले से बहुत तगड़ा बोलते भी हैं। और उन्हीं के हमरा स्काइप पर मौजूद होंगे खालिद महमूद साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट के ऊपर ये भी बहुत बेहतरीन बात करते हैं। राशिद भाई, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाता हूँ, आज का दिन फिर कैसा रहा पाकिस्तान के लिए? मेरे ख्याल से तो कहते ना, वो बंदा एक होता है नौकरी से निकाल दिया जाता है और अगली दफा उसको वही इदारा बड़ी सैलरी पे रख लेता, तो इतनी खुशी हो रही है मुझे कि भाई वो जो है, आपने कहा था कि शायद ये मैच मेरे ख्याल से तीसरे दिन निमट जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तानी टीम खेल रही थी, 33 पे आपके 4 विकेटें गिर गई थी और उसमें बाबर आजम की विकेट भी बदकिस्मती से शामिल थी। तो हालांकि मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन उनको थोड़ा सा फैसला करना चाहिए था, फहीम अशरफ को भेज देना चाहिए था, उस वक्त उसका आना मुनासिब भी नहीं था। लेकिन बाबर एक ऐसे बंदे हैं जो इस किस्म की कंडीशन पे खेलने के आदी हैं, तो शायद इस वजह से वो आए। लेकिन हमारी बदकिस्मती, टीम का मोराल भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गिर गया था जब बाबर आजम इतनी चीपली आउट हो गए थे। लेकिन थैंक्स टू, हम कहते हैं, फवाद आलम और अजहर अली, क्योंकि ये जो पहला सेशन था आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का मोराल था ना, वो सातवें आसमान से भी शायद थोड़ा सा ऊपर ही हो गया होगा कि जब 33 रन पे आपने 3 विकेटें गिरा दी, जिसमें एक बाबर आजम की विकेट भी थी। आबिद अली भी इस कंडीशन के अच्छे बैट्समैन है, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं चले, जल्दी आउट हो गए। इमरान भट्ट भी पाकिस्तान के कायदे आजम ट्रॉफी में अच्छा खेले, नहीं चल पाए। तो मेरे ख्याल से काफी नोकिया का, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं और खालिद महमूद साहब की जानिब जो है मैं अपना रुख कर लेता हूं। खालिद भाई, जबरदस्त किस्म की सेंचुरीज और उसके बाद इतना जबरदस्त कमबैक, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, जो गुज़िश्ता चंद हफ्ते या चंद महीने रहे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए खासे टर्ब्यूलेंट थे। तो आज खासे अरसे बाद एक डोमिनेटिंग डे है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। और आपने बात कही कि पाकिस्तान ने इसको फैसला कुन हद तक तो डोमिनेट नहीं किया, हाँ। बहुत ज्यादा तेज नहीं खेले, लेकिन फिर भी जितना इस वक्त तक पोजीशन 88 रन की लीड ले ली है, तो बहुत अच्छी लीड कहलाएगी। क्योंकि जब आज खेल का आगाज हुआ था तो लगता था कि ऐसा ना हो कि 88 रन की लीड कहीं ये साउथ अफ्रीका की होती। तो इस हिसाब से पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा दिन गुजारा है और टेस्ट क्रिकेट। लेकिन मैं ये चाहूंगा खालिद भाई, जब मैंने आपको कॉल पे लेने के लिए, जब मैंने फर्स्ट आपको कॉल की, तो मैंने आज यही बोला, मैंने कहा दिल खुश कर दिया पाकिस्तान ने, मेरा बहुत ज्यादा दिल खुश है और मैं तो सिर्फ और सिर्फ तारीफें करूंगा। तो हीरो ऑफ द डे के हवाले से ये बात करना ये चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट मैच और 2 सेंचुरियां। जी फवाद आलम नहीं, तो फवाद आलम तो देखिए ना, बहुत अच्छा प्लेयर है और ऐसे विकेटों पे और ऐसी कंडीशंस के लिए, मतलब कंडीशंस का मतलब आप उससे कह दें कि वो पूरी बारी ले, जो इनकी जबान होती है ना, इनके क्रिकेटर्स आपस में पूरी बैटिंग लेने। हाँ, तो ये पूरी, आप भी क्रिकेटर, आप भी समझ गए। तो इसकी वजह यही है कि इन्होंने पूरी बारी जब ली है तो अब आखिर में एक टायरिंग शॉट पे वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने काम कर दिया है। और पाकिस्तान के इस वक्त तक तो मैच कंट्रोल में है। अब बॉलर्स के ऊपर है कि बॉलर्स सेकंड इनिंग्स में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम अप एंड हॉट एंड कोल्ड स्टफ है। साउथ अफ्रीका इज नॉट, मतलब टॉप 4 टीम में। ठीक है, बॉलिंग पर आऊंगा मैं। राशिद भाई, आपकी जाने मानना चाहूंगा, पूरी बारी जो है फवाद आलम ने तो ले ली है, अजहर अली क्यों नहीं ले पा रहे अपनी पूरी बारी? देखिए, एक बदकिस्मती का एक गलत डिसीजन करें। अब सेशन के बाद वापस आते हैं लंच के बाद और खाना वाना खा के आते हैं, थोड़ा सा रेस्टी हो जाते हैं। तो जो सेशन के बाद पहले ओवर होते हैं, वहां पे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन महाराज की बॉल थी, वो थोड़ा सा आगे निकल गए और मिस जज कर गए बॉल को, और एज लगा और आउट हो गया। तो मेरे ख्याल से हो जाती है, गलती हो जाती है। और मेरे ख्याल से महाराज अच्छे स्पिन है और कराची की, लेकिन राशिद भाई मेरी ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। मिस जज आप कह देते हैं, बैठ के हम लोग भी बैठ के बात कर लेते हैं। ये लोग मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं और यहीं पर इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे भी खेलते रहते हैं, क्लब मैचेस भी खेलते हैं। ये लोग यहाँ पे सेटल्ड क्यों नहीं हो पाते, स्टेबल क्यों नहीं हो पाते 50 रन करने के बावजूद भी?
देखिए, सेशन के बाद आप ये समझते हैं कि अगर क्रिकेट के लैंग्वेज में हम बात करें ना, तो मेरे ख्याल से सेशन के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको थोड़ा सा मजीद टाइम लेना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट अभी भी पुराने स्टाइल से, स्लिप मौजूद है, गली मौजूद है, फील्ड टाइट हुई हुई है, और सेशन के पूरे एनालिस्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम कैलकुलेटेड बहुत खेलती है। आप इनके देख लें, मार्क बाचर इनके कोच हैं, तो बहुत कैलकुलेशन के आदमी हैं, बहुत पहले से ये, और ये वो टीम है जो हमें नेशनल स्टेडियम में पहले भी हरा चुकी है। हाँ। तो और मार्क बाचर उस टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस तरह से इनको नहीं कर सकते। ये हर किस्म की कंडीशन में खेलते हैं और बहुत प्रिपेयर थे। टॉस भी इन्होंने जीता था। ठीक है, यहाँ पे पुराने क्रिकेट के हवाले से आपने जो बहुत जबरदस्त डिटेलिंग मुझे बता दिया है। खालिद भाई, आपकी जानिब आना चाहूंगा। यहाँ पे बात हो रही है मैच के फैसला कुन मराहिल तक पहुंचने के हवाले से। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मॉडर्न क्रिकेट को फरोग मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आपने पहले दिन के अंदर ही विकेट सारी उड़ा दी, ठीक है ना, आपने बैटिंग भी ली। अगले दिन आपको तेज खेलना चाहिए था। अगर आपने फैसला कुन मराहिल तक पहुंचना है तो उसके लिए आप ये नहीं समझते कि क्रिकेट अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है, हर कोई चाहता है कि नतीजा निकला है मैच का? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसका एक चीज ताल्लुक होता है कॉन्फिडेंस लेवल। पाकिस्तान की टीम इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल पे डाउन है न्यूजीलैंड में शिकस्त खाने के बाद। अगर ये नॉर्मल क्रिकेट होती, नॉर्मल अंदाज में, खालिद भाई कतक कलामी के बिल्कुल माजरत, कतक कलामी के लिए बिल्कुल माजरत। यहाँ पे मोराल डाउन जो किया है हमारे कुछ बड़ों ने भी कर दिया है। मिसबाहुल हक ने गुज़िश्ता रोज ही बल्कि बोल दिया था कि तैयारियों के हवाले से कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। जब हमारे बड़ी इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? नहीं, देखे ना, ये आप फवाद आलम की जो सेंचुरियां हैं, ये हमारी मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट, उनके मुंह पे स्लैप है ना। बिल्कुल बिल्कुल मुंह पे स्लैप है। तो अब किसी का नाम लेने की भी जरूरत भी नहीं है। जो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसने इस बच्चे के साथ ज्यादती की इतने साल, इसको खेलने नहीं दिया, ये डोमेस्टिक में रन्स बनाते रहे, सेंचुरियां बनाते रहे। ये पहले भी सेंचुरी बना सकते थे। इनको मौका किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पे, जी इसका स्टांस सही नहीं है तो इनका फला चीज नहीं है। यार आप इनके रन्स देखो ना, ये डिजर्विंग था, और ये हमें अंदाजा था कि आज मैच में भी ये स्कोर करेगा, क्योंकि इसको इन विकेटों पे खेलने का खासा तजुर्बा है, इसके पास टेक्निक है जो शायद किसी और के पास नहीं है। ये मैं आपको ऐड कर दूं, पाकिस्तान के इस वक्त जो बाकी प्लेयर्स हैं, इतना तजुर्बेकार को न्यूजीलैंड में भी तो परफॉर्म करके दिखाया आपको फवाद आलम ने। हाँ, न्यूजीलैंड में भी दिखाया, और न्यूजीलैंड में भी उन्होंने सेंचुरी की, जबकि न्यूजीलैंड में इतनी सिचुएशन आसान नहीं थी, वो ज्यादा चैलेंजिंग थी। फवाद ने उसमें भी अच्छी बैटिंग की, तो यहाँ तो उन्हें बहुत आसानी थी, यहाँ तो उनके लिए बहुत आसान था, एंड ही मेड इट काउंट। और अभी सेकंड इनिंग्स पड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान को 200-250 का टारगेट भी मिलता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल गो फॉर इट। राशिद भाई, आप ही की तरफ आ जाता हूं। इट्स मीन दैट के फेवरेटिज्म चल रहा है, अपने लोगों को जो है आगे लेकर आते हैं और वो परफॉर्म नहीं करके देते हैं। 11 साल के बाद लेकर आए, बंदा वहीं का वहीं मौजूद है, उसी तरह से बैटिंग टेक्निक्स हैं, उसी तरह के स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। तो ये फेवरेटिज्म आखिरकार कब खत्म होगा? दरअसल फेवरेटिज्म को खत्म करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, एक टाइट क्राइटेरिया, जिसमें आप कोई लूप होल नहीं छोड़े। आपको फैसला कर लेना चाहिए कि भाई ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, ये पाकिस्तान कप है, ये पीएसएल है, आपको कहां से खिलाड़ी पिक करना है। पीएसएल से पिक करते हैं टेस्ट के लिए। अगर पीएसएल से पिक कर रहे हैं तो उस खिलाड़ी से आप ये तवक्को ना रखें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जाके परफॉर्म करेगा। आप एक बॉलर को पिक करते हैं पीएसएल से, 4 ओवर का बॉलर होता है, 4 ओवर की कारकर्दगी की बुनियाद पे आप उसे पिक कर लेते हैं और फिर उसको खिलाते हैं आप टेस्ट टीम में। अब आप मुझे बताएं कि फर्स्ट क्लास किसी ने खेला नहीं है। अब फर्स्ट क्लास खेल के फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बड़ी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक बॉलर को पता होता है कि इसमें कोई गलत शॉट खेलने की इसको जरूरत नहीं है बैट्समैन को। सही। जब मैं इसको विकेट के दरमियान बॉलिंग कराऊंगा और ये खेलेगा, और फिर मैं जब उससे खेलना शुरू कर दूंगा जब मुझे जाके विकेट मिलेगी। ठीक है, जब जाके विकेट मिलेगी। राशिद भाई, खालिद साहब, आप दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद ही रहिए। यहाँ पे बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई हुई है और दूसरे दिन का खेल जो है इख्तिताम पजीर हो गया। कोशिश यही रहेगी पाकिस्तान की कि इसको नतीजा खेज बनाया जाए, मैच को जीता जाए। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो पाकिस्तान जो है दूसरे दिन का खेल जो अख्ताम पजीर हो चुका है। 88 रन की जो है लीड है पाकिस्तान के पास। देखना यह है कि पाकिस्तान इसको मैच को कैसे आगे लेके चलता है, नतीजा खेज मराहल से कैसे गुजरता है। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर मैच जीतना पड़ेगा, अपने आप को मनवाना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं, जिन लोगों का क्रिकेट से दिल खराब हो गया है, उनको वापस लेकर आना पड़ेगा। तो खालिद साहब, आपकी जानिब आ जाता हूं, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान ने तो अपनी जो है कारकर्दगी उम्दा निभाई है और दिखाई भी है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि साउथ अफ्रीका की जानिब से आज ज्यादा अच्छा खेल, नुमाया खेल पेश नहीं किया गया? देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा हिस्टोरिकली, ये वाली टीम जो प्रेजेंट लॉट है, इसका सब कॉन्टिनेंट में अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये 2019 में इंडिया आए थे और बहुत बुरी तरह से हार के गए थे, ठीक है ना। श्रीलंका में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, यूएई में भी पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा इनका नहीं था, लिहाजा पाकिस्तान में भी जो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम का मोरल डाउन था और साउथ अफ्रीका अपनी आखिरी होम सीरीज श्रीलंका के खिलाफ जीत कर आ रही थी, तो हमें ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी भारी पड़ेगी। तो अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान को अच्छा टफ टाइम देगी, करने वाला साबित नहीं होगी। साउथ अफ्रीका फाइट करेगी, साउथ अफ्रीका विल फाइट टिल द एंड, मतलब इतने आसानी के साथ। और जैसा कल उन्होंने एक झलकी दिखा दी थी, अगर पिच में थोड़ा बहुत भी कहीं बाउंस अप एंड डाउन हुआ तो ये साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स बहुत मुश्किल क्रिएट करेंगे। और अगर आगे स्पिन ज्यादा होगी बॉल तो फिर क्या होगा? यार, पाकिस्तान को स्पिनर से आमतौर से रवायती तौर पे इतना डर नहीं लगता अपने विकेटों पे। और ये दोनों जो इनके साउथ अफ्रीका के स्पिनर हैं, महाराज भी और दूसरे जो उन्होंने खिलाया है, तो वो दोनों, मतलब दोनों में कोई क्वालिटी नहीं है। महाराज का भी रिकॉर्ड जो सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि अभी कहीं मैं पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। इज एन ऑर्डिनरी बॉलर। ठीक है, इसमें राशिद भाई आप इत्तेफाक करेंगे खालिद साहब की इस बात से, क्योंकि आइंदा आने वाले 3 दिन ऐसे होंगे कि ठंड मजीद बढ़ जाएगी कराची के अंदर, क्योंकि कोयटा की कुछ ठंडी हवाएं जो कराची में आएंगी, तो पॉसिबिलिटी कि स्पिन ज्यादा हो बॉल। देखिए, हवा में तो फास्ट बॉलर को फायदा होगा अगर थोड़ी सी हवा चलती है, लेकिन कराची की विकेट में नॉर्मल क्रैक पड़ते हैं और 5वें दिन वैसे भी कोई भी टेस्ट विकेट हो, वो अगर मैच जाता है चौथे या 5वें दिन तो यकीनन वहां पे स्पिन होगा। और ये नहीं भूलें कि पाकिस्तान ने यहाँ पे चौथी इनिंग खेलनी है। जब आपने चौथी इनिंग खेलनी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहली इनिंग में ज्यादा से ज्यादा लीड लें और चौथी इनिंग में जब आपकी बैटिंग आती है तो आपको कम से कम टारगेट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से चौथे या 5वें दिन 250 रन का अगर आपको टारगेट मिला तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि आपने चौथी इनिंग खेलनी है। लिहाजा पाकिस्तान को अभी यकीनन 8 विकेटें आपकी गिर गई हैं और 88 रन की सिर्फ लीड है। जितनी ज्यादा लीड ले सकते हैं लीड लें और उसके बाद कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द आउट करें। यार राशिद भाई, लीड कैसे लेंगे? सिर्फ 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 2 खिलाड़ी बाकी हैं। आपको लगता है कि कल ये 6 ओवर भी निकाल पाएंगे? देखिए, अभी तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी आपके यासिर शाह मौजूद हैं। यासिर शाह ठीक ठाक बैट्समैन है और रन बना सकते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल से यासिर शाह भी मौजूद हैं, हसन अली भी मौजूद है, दोनों अच्छा स्कोर बना सकते हैं और दोनों में सलाहियत है। अगर ये 40-50 रन मजीद ऐड कर देते हैं पाकिस्तान के लिए तो ये आपकी बात का जो है वो निकल आया एनालिसिस। खालिद साहब, 50 रन बन सकते हैं कल सुबह में या नहीं? ये बहुत मुश्किल है 50 रन बनाना। और अगर क्योंकि मुझे तो लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर 6 ओवर भी निकाल जाए तो बड़ी बात है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये आउट हो जाएंगे। ये मारने में जाएंगे तो मारने में भी आउट हो सकते हैं। और कल इनको तेज भी खेलना होगा मेरे ख्याल से। रियलिस्टिक 20-25 रन अगर बना लिए तो भी मेरे ख्याल से 120 रन की लीड साउथ अफ्रीका को प्रेशर में लाने के लिए काफी होगी। अब बॉल उनके कोर्ट में है कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन किस तरीके से पाकिस्तान, अच्छा स्पिनर्स की आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान के स्पिनर्स तो सारा यासिर शाह के ऊपर डिपेंड होगा। दूसरे तो डेब्यूटांट है, तो यासिर शाह की मेरे ख्याल से अगर अच्छी जैसे फर्स्ट इनिंग में उसने बॉलिंग की तो मेरे ख्याल से तो साउथ अफ्रीका को वो काफी तंग करेगा। ठीक है राशिद भाई, 120 रन बहुत होंगे लीड के साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि यकीनी तौर पे बहुत जल्दी विकेटें गिर गई थी साउथ अफ्रीका की पहले दिन में, तो वो अपनी जो है खराबियों नाकामियों को मद्देनजर देखते हुए आइंदा से संभल के खेलेंगे। देखिए, अगर मैं इस वक्त दोनों टीमों का मुआवजा करूं ना, ठीक है वो अपनी कंडीशन में नहीं खेल रहे, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आईपीएल में जो है रबादा ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। यूएई की तकरीबन सेम कंडीशन होती है पाकिस्तान और यूएई की, और फिर फॉफ डुप्लेसी ने भी स्कोर बनाया था, बड़ा स्कोर किया था।
और क्वांटम भी काफी स्कोर कर चुके हैं आईपीएल की वजह से। तो इसको देखते हुए मैं ये समझता हूं कि एशियन कंडीशन इनके लिए इतनी कोई बहुत ज्यादा अजनबी कंडीशन नहीं है। और अगर टीम की मैं बात करूं तो सिर्फ पाकिस्तान की टीम में 3 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जबकि उनकी टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स ज्यादा हैं। और उनकी जो एबिलिटी है, उनकी टेस्ट की जो अप्रोच है, और फिर अभी श्रीलंका को जब उन्होंने एक एशियन टीम को हराया भी है, तो मेरे ख्याल से उनका मोराल भी काफी बुलंद है। और आप ये भी मत भूलें कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो अभी टेस्ट चैंपियनशिप में इन है। बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन इनके चांसेस अभी भी मौजूद हैं। तो आप इनको बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि जनाब ये टीम हार गई है। सेकंड इनिंग में ये स्ट्रांगली आ सकते हैं, आप पे बहुत भारी भी पड़ सकते हैं। लिहाजा हमें अभी रिलैक्स नहीं होना, और हमें याद रखना चाहिए कि ये टीम हमसे बेहतर टीम है रैंकिंग में भी और तजुर्बे में भी। तो हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है खालिद साहब, हमें रिलैक्स नहीं रहना है, क्योंकि ये टीम जो हमसे बेहतर टीम है, ठीक है मान लिया, लेकिन हम compete कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इनको हराने की, और हरा भी सकते हैं। पाकिस्तान वो टीम है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बात हो जाती है बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरी कौम की। बाबर आजम ने डेब्यू किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है, माना कि न्यूजीलैंड में उनको मौका नहीं मिला खेलने का, वो नहीं खेल पाया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपकी अपनी कंडीशंस थी, आपकी मतलब कि होम ग्राउंड, उसके बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाए। आप ये नहीं समझते कि कप्तानी का प्रेशर उनके कांधों पे कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मतलब बाबर आजम एज ए कैप्टन, जब से वो कप्तान बने हैं, उनके बल्ले से रन्स उतनी तेजी के साथ नहीं आ रहे। और ऑल्दो उनका रिकॉर्ड तीनों फॉर्मेट पे बहुत अच्छा है अभी भी, अभी तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट पे उनका रिकॉर्ड अभी भी बहुत अच्छा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन जब से वो कप्तान बने हैं, और जाहिर है जिन हालात में उनको कप्तानी दी गई है, और थोड़ा जैसे अभी आप बात कर रहे थे जिस अंदाज में सरफराज अहमद को निकाला गया टीम से, और फिर सियासी मुहर्रिकात थे, तो वो अच्छा नहीं रहा। इस वजह से खामखाई मैं कह रहा हूँ ना, बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आया होगा डिलीवर करने का। जैसे इंग्लैंड में अभी सीरीज थी, तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और जैसे अभी आपने कहा ड्रेसिंग रूम की मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो ये सारे मुहर्रिकात होते हैं जिससे टीम जो है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस खराब में कन्वर्ट हो जाती है, और टीम जीता हुआ मैच हार जाती है। ये इन चीजों को भी हमें। अच्छा, आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम ले दिया यहाँ पे खालिद साहब, आपने सरफराज अहमद का नाम ले दिया है। आप क्या समझते हैं कि सरफराज को मौका मिलेगा? यार, पाकिस्तान के क्रिकेट में तो कोई चीज हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती। तो जैसे अभी ये आजकल बड़े कॉमन कहा जाता है कोरोना वायरस के साथ रहना है, तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के साथ ही रहना है। तो ये कोई सब कुछ होता रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी। मतलब यहाँ सरफराज आ सकते हैं, दोबारा कप्तान बनकर भी आ जाएंगे, इस पर भी हैरत ना होइएगा, इस पर भी हैरान ना होइए। ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। राशिद भाई, आपसे बिल्कुल लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। आप ये बता दें कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत पाएगा या फिर नहीं जीत पाएगा, और आगे की आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि सीरीज तो चल रही है, हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए, जरा थोड़ा मुख्तसर से बताइएगा मुझे। देखिए, मैच तो अभी भी मैं कहता हूँ दोनों टीमों के लिए ओपन है। हाँ, पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बेहतर है, लेकिन अच्छी पोजीशन को बुरा बनाने में पाकिस्तानी टीम से ज्यादा तो मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई टीम माहिर नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि आप रिलैक्स ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जब रिलैक्स हो जाती है ना, तो फिर बहुत आसानी से हार जाती है। ठीक है, खालिद महमूद साहब, आप भी बिल्कुल मुख्तसर से बता दीजिएगा। नहीं, रिलैक्स के साथ साथ एक तो रिलैक्स कर जाती है टीम, और दूसरा टेंशन में आ जाती है। तो मैं राशिद साहब की बात को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों फैक्टर से मिलकर टीम अपने डीरेल हो जाती है, और जीता मैच भी इधर उधर हो जाता है। ठीक है, खालिद महमूद साहब, राशिद हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरा दिन का खेल जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। पाकिस्तानी टीम को रिलैक्स नहीं करना है, मैच को कहीं पे भी हल्का नहीं लेना है, कोशिश यही रखनी है, जारियाना अंदाज अपनाना है, ताकि मैच को जीता जा सके। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।